अपने मुकदमे में कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कभी मुझे लेने नहीं आए, कभी मुझे लिवाने नहीं आए, कभी मुझे चैन से नहीं रखा। जब महिला अपने स्टेटमेंट में, अपने मुकदमे में ये कह देती है तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उसका घर बसाया जाए, उस पति को समझाया जाए, उसको नोटिस जारी किया जाए, उससे बोला जाए कि ये महिला कह रही है कि हमें पति के साथ रहना है, हमें ये कभी लिवाने नहीं आए हैं। लेकिन अदालत क्या करती है, उसके स्टेटमेंट को नकारते हुए भी ना उसको एक पक्षी आदेश दे देती है मेंटेनेंस का। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो अदालत जो है ना उसके स्टेटमेंट को नकार रही है। वो महिला जब 125 के बाद में जब ये लिखती है ना कि मेरा पति मुझे कभी लेने नहीं आया, मेरा पति इस तरीके से ये किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्टेटमेंट पे कॉन्ग्नियंस ले और एक बार कोशिश करे, एक बार मीडिएशन करे, अपने सामने अदालत में मीडिएशन करे, बाहर नहीं, काउंसलर से नहीं, कि वास्तव में पति रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, ले जाना चाहता है नहीं ले जाना चाहता, वास्तव में ये पत्नी रहना चाहती है नहीं रहना। लेकिन इन सारी चीज़ों को नकारते हुए ना, उस महिला के स्टेटमेंट को नकारते हुए कोर्ट सीधा उसके पक्ष में आदेश पारित कर देती है कि भैया आप मायके में बैठी हुई हैं, आप ये मेंटेनेंस लो, और पति को आदेश दे दिया जाता है आप महीने भर इसके ये मेंटेनेंस करो। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। हम आज मेंटेनेंस की सच्चाई बताने वाले हैं कि मैंने अब तक जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो मेंटेनेंस का देखा है, इसकी कार्रवाई देखी है, और मेंटेनेंस की वजह से जो घर उजड़ रहे हैं ना, उनकी काली सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पुरुषों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है इस मेंटेनेंस के नाम पे, और किस तरीके से अदालतें जो है वो आंख बंद करके कानून के विपरीत जाके पुरुषों पर इतना बोझ डाल देती है कि पुरुष सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन जो हम अपने चैनल पे जो जानकारी आपको देते हैं ना, वो जानकारी इतनी सटीक होती है कि अगर उसमें से अगर 2 सेकंड का वीडियो भी अगर आपने देख लिया, अगर कोई 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई वीडियो है, उसमें से अगर 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का भी अगर आपने वीडियो देख लिया लास्ट तक, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपके लिए ना बहुत बड़ी रामबाण साबित हो सकती है। ये जो मेंटेनेंस का जो कानून है ना, ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर वाइफ रिजल्ट कर रही है पति को, वाइफ हाईली क्वालिफाइड है, वाइफ ने अगर झूठ बोल के अगर कोर्ट में आदेश लिए हैं तो वो मेंटेनेंस की पात्र नहीं है। ऐसे बहुत सारे इस पे जजमेंट आए हुए हैं। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रोहतास बनम रामेंद्री करके, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। महिला ने गलत तरीके से मेंटेनेंस लेने के लिए पति की इतनी इनकम दिखा दी, एफिडेविट दाखिल कर, जिसको वो खुद ही साबित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको एक प्रेशर क्रिएट करना है। उसको पता है कि हम फैमिली कोर्ट में जाएंगे और धनुगाई तो होती है उससे कि आदेश होगा तो पति को परेशान करेंगे। जब किसी भी बंदे के खिलाफ में जब केस की पेशबंदी हो जाती है, मुकदमा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर छोटी सी थाने में कंप्लेंट भी अगर हो जाती है ना, तो थाने वालों का तो काम है, वो तो छोड़ो, लेकिन अदालत तो निष्पक्ष है ना। अदालत से जरा सा भी कोई समझ जाता है ना, तो पूरे घर में एक भगदड़ जैसी मच जाती, दिमाग में एक टेंशन हो जाती है बहुत बड़ी। और जब हमारा कैरियर बनाने का टाइम होता है ना, 25 साल से 30 साल के बीच में, तब इन मुकदमों की केसबंदी में फंसा दिया जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप 25 साल से 30 साल की उम्र में अपनी लड़की की शादी करते हैं, उस पीरियड में
जो आपका जो दामाद है ना कैसे करोड़पति होगा। जब आपने अपने जीवन में, आपकी पत्नी ने आपका जब साथ दिया है, तब आपने कुछ चीजें मैनेज कर पाई हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 साल से 30 साल के बीच में अपनी लड़की की शादी करके आप अपने करोड़पति दामाद को करोड़पति देखना चाहते हैं? ये लालची तो है। और उसी पीरियड में जब एक कैरियर स्टेबल होने का टाइम आता है तो आप क्या करते हैं? मुकदमों की पेशबंदी में फंसा देते हैं। गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं है आज की डेट में। प्राइवेट जॉब करना बहुत कठिन हो गया है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए सैलरी आपको स्टार्टिंग टाइम में ही आपके दामाद को देने लगे। घर वाले लड़के के ये सोचते हैं कि लड़के ने एजुकेशन पूरी कर ली, जॉब लग गई, अब इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो। उस जल्दी जल्दी शादी करने के चक्कर में ना वो लड़का स्टेबल नहीं हो पाता है। और ससुराल वाले जो है ना ये सोचते हैं कि जो हमारा दामाद है वो करोड़पति होना चाहिए। वहां पे कुछ चीजें है ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। दोनों परिवारों का अपना अपना स्वार्थ जो है ना उस लड़के के जीवन को, यानी पति के जीवन को बर्बाद कर देता है। मेरी बात अगर बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। माँ बाप जो है ना लड़के के, वो उसको टाइम नहीं देते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लड़की के माँ बाप, जो पत्नी के जो माँ बाप है ना, वो ये सोचते हैं कि सारी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। जो महिलाएं जो हैं जो शादी करके जा रही है ना, वो बड़े बड़े ख्वाब देखती है। जब ये चीजें पूरी नहीं हो पाती ना तो उनके दिमाग में डाला जाता है कि तू शादी करके जा रही है ना, तेरा पति है, तेरे पति में आधा हिस्सा तेरे पति का है ना, आधी संपत्ति है, आधी तनख्वाह है, आधा सब कुछ है उसका। जिस घर में शादी होके जा रही है उसमें आधा हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रम है। इसी भ्रम के वजह से ये जो मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का जो केस है ना दाखिल किए जाते हैं। पता है 498A में आप देखना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डालना होता है, पुलिसिया दबाव चाहिए होता है। और इस दबाव के चक्कर में लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, जिनका आंकड़ा एनसीआरबी के रिकॉर्ड में कभी नहीं आता। एक लड़का मरता है ना तो ये पुलिस कभी भी, ये कोर्ट कभी भी मुकदमा पंजीकृत नहीं कराती। लेकिन जब एक महिला मर जाए ना, उसके लिए 304B का तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है, पूरे घर को जेल में डाल दिया जाता है। ये क्या है? पुरुषों का जीवन पुरुषों का जीवन नहीं है, लड़कों का जीवन लड़कों का जीवन नहीं है। ये क्या है? ये पुरुष की बात जब मैं करता हूं ना तो पुरुष में सारे लोग आते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे उस पत्नी के माँ बाप हो, चाहे उसके भाई हो, बहनोई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। इसी तरीके से पुरुषों में पति के परिवार वाले भी आते हैं, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो। ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं। आज आप अपने दामाद को नीचा दिखाने के चक्कर में सीआरपीसी 125 का केस डालते हो, उसके ऊपर बर्डन डालते हो। मैं जानता हूं, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने अपनी लाइफ में झेला। एक एक रुपए को मैं मोहताज रहा हूं। आज भी कोई कंडीशन ऐसी ठीक नहीं है, लेकिन जब ये चीजें बोझ आए ना, जब अदालतें जब अपना रुख बदलने लगी, अदालतों ने ये नहीं देखा, जबकि कानून कहता है कि आपको उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी और स्थिति के आधार पे ही मेंटेनेंस बांधना पड़ेगा। लेकिन नहीं देखते। नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं सोचती है कि आर्थिक स्थिति है कैसी, सक्षम कैसे है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, कुछ नहीं देखा जाता है। तो इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। और एक नौबत ऐसी आती है कि जो पति है ना वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है, केवल एक पैसा। आप एक चीज बताओ, अगर किसी महिला के पक्ष में 125 का आदेश पारित हो जाता है और वो महिला अपना साक्ष्य एफिडेविट दे देती है, डेट मीन साक्ष्य एफिडेविट देने का मतलब वो साक्ष्य एफिडेविट को ही स्वीकार करते हुए अदालत पत्नी के पक्ष में आदेश पारित कर देती है। डेट मीन्स कि उसने जो पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप उसने साक्ष्य एफिडेविट में दिए हैं और सब आरोप सत्य पाए जाते हैं। लिहाजा रहने का उसको बता दिया जाता है कि मायके में रह रही। अब आप एक चीज मुझे बताओ, मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं। सीआरपीसी 125 में महिला कहती है ना कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे कभी लेने नहीं आए।
मुझे कभी लिवाने नहीं आए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे 2 कपड़ों में निकाल दिया, कभी 3 कपड़ों में, कभी 4 कपड़ों, कभी कपड़े बदल जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। फैशन का दौर चल रहा है अदालतों में भी, मुकदमों में भी फैशन का दौर लगाया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा 2 कपड़े कौन से हैं। महिला अपने मुकदमे में कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कभी मुझे लेने नहीं आए, कभी मुझे लिवाने नहीं आए, कभी मुझे चैन से नहीं रखा। जब महिला अपने स्टेटमेंट में, अपने मुकदमे में ये कह देती है, तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उसका घर बसाया जाए, उस पति को समझाया जाए, उसको नोटिस जारी किया जाए, उससे बोला जाए कि ये महिला कह रही है कि हमें पति के साथ रहना है, हमें ये कभी लिवाने नहीं आए हैं। लेकिन अदालत क्या करती है, उसके स्टेटमेंट को नकारते हुए भी ना उसको एक पक्षी आदेश दे देती है मेंटेनेंस का। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो अदालत जो है ना उसके स्टेटमेंट को नकार रही है। वो महिला जब 125 के बाद में जब ये लिखती है ना कि मेरा पति मुझे कभी लेने नहीं आया, मेरा पति इस तरीके से ये किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्टेटमेंट पे कॉग्निजेंस ले और एक बार कोशिश करे, एक बार मीडिएशन करे, अपने सामने अदालत में मीडिएशन करे, बाहर नहीं, काउंसलर से नहीं, कि वास्तव में पति रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, ले जाना चाहता है नहीं ले जाना चाहता, वास्तव में ये पत्नी रहना चाहती है नहीं रहना। लेकिन इन सारी चीज़ों को नकारते हुए ना, उस महिला के स्टेटमेंट को नकारते हुए कोर्ट सीधा उसके पक्ष में आदेश पारित कर देती है कि भैया आप मायके में बैठी हुई हैं, आप ये मेंटेनेंस लो, और पति को आदेश दे दिया जाता है आप महीने भर इसके ये मेंटेनेंस करो। जब वो अपना स्टेटमेंट ये लिखती है तो फिर अदालत ये कैसे तय करती है? दैट मीन्स कि अदालत जो है ना सीआरपीसी 125 के नाते से ना ये परिवार तोड़ने का काम, क्योंकि अदालत नहीं यहाँ पे चाह रही, अपने आदेश में ये बॉन्ड कर दे रही है पति को कि नहीं आप इसको मेंटेनेंस तो दो घर पे बैठ के, लेकिन ये अब आपके साथ जाएगी नहीं, आपने इसके साथ क्रूरल्टी की है आपके साथ। जबकि महिला अपने स्टेटमेंट में ये कह रही कि मुझे कभी लिवाने नहीं आए, वो चाहती है, उसका इंटेंशन ये है कि मुझे लेने के लिए आए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताना। तो इस तरीके के जो आदेश हो रहे हैं ना मेंटेनेंस के, ये परिवारों को तोड़ रहे हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में लड़कों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आप ये कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जो लड़के ने जो सुसाइड की है, पुरुष जो सुसाइड कर रहे हैं, वो केवल इसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से, क्योंकि भाई एफआईआर ही दर्ज नहीं करती, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में ही नहीं है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में तो सिर्फ महिलाओं का है कि महिलाएं कैसे सुसाइड कर रही है, महिलाएं कैसे मारी जा रही है, महिलाएं कैसे जलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें एनसीआरबी के रिकॉर्ड में, क्योंकि तुरंत पूरे पति के पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन पति का क्या होता है सबको मालूम है। एक बड़ा से बड़ा अधिकारी, चाहे किसी भी रैंक का क्यों ना हो, जब वो फंसता है ना अपने ही डिपार्टमेंट में, जब फंसता है ना तो खुद इतना टेंशन में आ जाता है। मैंने हाल ही में एक देखा था, एक सीओ साहब थे एमपी साइड के, जने झारखंड साइड के थे, अपनी बीवी से परेशान रहते थे बहुत, सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े वीडियो बनाते थे। लेकिन क्या है जीवन, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये जो अदालतें जो कर रही है ना, अनदेखी कर रही है ना, मेंटेनेंस दे रही है, जिस दिन ये मेंटेनेंस बंद हो गया ना, उस दिन कोई घर नहीं टूटेगा, कोई महिला मायके नहीं बैठेगी, कोई पुरुष सुसाइड नहीं करेगा, किसी का बेटा नहीं मरेगा। मेरी बात अगर सही हो ना तो मेरे भाई कमेंट करके बताना, और सचेत रहना इस चीज़ से। अगर आपकी पत्नी ने सीआरपीसी 125 का अगर बात दाखिल किया है और उसमें अगर ये शब्द लिखा है कि मुझे कभी लिवाने नहीं आए, मेरी कोई सुध बुध नहीं ली, मुझे 2 कपड़ों में निकाल दिया, 4 कपड़ों में निकाल दिया, डेट मीन्स कि वो महिला चाहती है कि वो वहां रहे, क्योंकि जैसा स्टेटमेंट वो दे रही है ना, उस हिसाब से वो चाहती है कि उसको उसका पति लिवाने आए, उसको अपने पास रखे। लेकिन अदालत मेंटेनेंस का आदेश पारित करके उसको दूर कर देती है और आदेश कर देती है कि इसको मायके बिठा के मेंटेनेंस दो। तो ये घर यहाँ पे टूट रहा है। ये जो साक्ष्य एफिडेविट के आधार पर जो उसके आरोप जो होते हैं ना, सारे साक्ष्य एफिडेविट वही कथन होते हैं, बस ऊपर लिखा होता साक्ष्य शपथ, उसी के आधार पे ना
ये डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ये बात अगर साक्ष एफिडेविट के आधार पर अगर फैमिली कोर्ट को अगर ये पावर है कि साक्ष एफिडेविट के आधार पर आप सारे उसके आरोपों को सत्य मानते हुए अगर आप आदेश पारित कर रहे हैं मेंटेनेंस का, डेट मीन्स कि जो 498A का जो ट्रायल है ना, ये आप पूरी तरीके से बाधित कर रहे हैं। जब आपने लड़की के सारे, क्योंकि 498 हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और 125 हुआ, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो सिर्फ सेम होते हैं। जब आपने साक्ष्य एफिडेविट से 125 में जब उसको मान लिया कि हाँ इसका सारी चीजें सही है और आपने उसके पक्ष में आदेश पारित कर दिया, तो 498A का ट्रायल बाधित हुआ या नहीं हुआ, या आप मुझे कमेंट करके बता जरूर देना। अगर आपको मेरी सहायता की जरूरत हो तो 500 रुपये मेरे 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना, तो आपको ना हर बार की बताएंगे।